आज का जो मेरा लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इतना बेसिक कि हो सकता है कि ये सारी बातें आप लोगों को पता भी हों कि सर ये सारी बातें तो हमें पता है, कुछ आप नई बातें बताइए। लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ताकि आप जब बेसिक से पढ़ना शुरू करो और सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हुए एडवांस लेवल तक जाओ। तो मैं जो अब आपसे बात कर रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 3 में बिल्कुल बेसिक सी चीज जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं आपसे थोड़ी सी इसकी बात करूंगा। मेरे पास लेट सपोज ये एक एक्सिस नजर आ रहा है। मैंने आपके सामने एक्सिस ड्रॉ किया। इस एक्सिस में मैंने नाम रखा है एक्स और वाई। आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, ये जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस जो नजर आ रहा है, ये कहलाता है मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, ये हमारे पास कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे पास दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। मैंने ये दो पॉइंट्स आपके सामने मार्क करते हुए नजर आ रहा है, जो ब्लिंक करते हुए नजर आ रहे होंगे, ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स में बेटा एक पॉइंट का नाम रखा ए, एक पॉइंट का नाम रखा बी। ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? आप बोलेंगे सर बहुत सारे रास्ते हैं। इसमें से एक रास्ता मैंने ये बना के दिखाया है ए से बी तक जाने के लिए। एक रास्ता ये भी हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए, एक रास्ता ये भी हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए। तो ए से बी तक जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। इन रास्तों में से एक और रास्ता मैं अगर बना के दिखाऊं जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया, जिसको आप बोलते हो शॉर्टेस्ट पाथ। तो मेरे पास दो तरह के पाथ हो गए बेटा। मैं बना के दिखा दूं। एक इसमें से नजर आ रहा है एक्चुअल पाथ, जो आप असल में कवर करके गए हो, मैंने जिसको बोला एक्चुअल पाथ। और एक मुझे नजर आ रहा है इसमें से बेटा लिखा हुआ शॉर्टेस्ट पाथ। तो मेरे पास दो तरह के पाथ हो गए, एक कहला रहा है एक्चुअल पाथ, एक कहला रहा है मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ। आज के बाद से बेटा अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे और इस बात को समझोगे तो जरा देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कभी भी आप बात करोगे एक्चुअल पाथ की तो वो कहलाएगा आपके पास डिस्टेंस। और अगर आप बात करोगे शॉर्टेस्ट पाथ की तो वो कहलाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा किससे? तो आपके सामने लिखा हुआ बेटा मेंशन हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा है डी से, तो डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट लिखने के बाद अब मैंने इनके दरमियान दो हेडिंग्स लगाई और लिखना चाहा कि मैं अब इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों की डेफिनेशन में मैंने पुट किया। बेटा डिस्टेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस के बारे में यही लिखा हुआ है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो दोनों की मैंने बेसिक बेसिक से आपको डेफिनेशंस बता दी कि कौन शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन एक्चुअल पाथ है। इसके बाद बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो डिस्टेंस के बारे में लिखा, डिस्टेंस मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट तो तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिट तो बेटा आपको याद होगा, इसका यूनिट होता ही मीटर है। अच्छा, स्केलर वेक्टर का भी आइडिया आइडिया है कि वेक्टर की स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या नजर आ रही है आपको? मैं आपसे अगर पूछूं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे यस सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये ऊपर होगा मेरे पास नॉर्थ, नीचे होगा मेरे पास साउथ, ये लेफ्ट पर होगा वेस्ट, राइट पर होगा ईस्ट। मुझे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नजर आ रही है जहां से स्टार्ट हुआ है वो इस तरह से नजर आ रही है ना। शॉर्टेस्ट पाथ जो बना हुआ है आप देख लो, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको क्या बनती हुई नजर आ रही है? आप बोलेंगे यस सर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मुझे नजर आ रही है साउथ और ईस्ट के दरमियान में, यानी इन बिटवीन साउथ और ईस्ट। ये मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। इसी वजह से मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। इस बात को देखने के बाद बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को देखने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और इसकी अब आपको थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। वो मुश्किल डेफिनेशन देखते हैं क्या। मैंने यूनिट्स को हाईलाइट कर दिया, यूनिट सबके सब यहाँ पे मीटर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों की यूनिट्स मीटर हैं। अब आप देखो बेटा दो पॉइंट से, एक पॉइंट ए नजर आ रहा था, एक पॉइंट बी नजर आ रहा था, दोनों के लिए मैंने वेक्टर बनाया। आप देख रहे होगे मैंने वेक्टर बनाया। अच्छा, ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट किया? तो आप एक बात पे गौर करो, ये जो मैंने वेक्टर स्टार्ट किए हैं ये वेक्टर स्टार्ट किए हैं ओरिजिन से। दो वेक्टर बनाए, एक का नाम रखा आर ए, एक का नाम रखा आर बी। अच्छा, वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस बात को आप लोगों को आइडिया होगा अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स पढ़ी है तो बात याद होगी, क्योंकि वेक्टर देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना। ए वेक्टर भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो क्या कहलाएंगे? तो आप बोलेंगे ये सर दोनों वेक्टर कहलाएंगे मेरे पास पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर मेरे पास पॉइंट ए के लिए है और एक पोजीशन वेक्टर मेरे पास कौन से पॉइंट के लिए है? पॉइंट बी के लिए। तो मैंने दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स आपके सामने ड्रॉ करके दिखा दिए, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन जरा देखते हैं। आप देखो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर ये ए जो है वो मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैंने इसके साथ इनिशियल लिख दिया। और बी जो है वो मेरे पास कौन सा पॉइंट है? सर बी मेरे पास है फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ये है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए।
भाई यही होता है ना, किसी भी चीज का चेंज चाहिए होता है, कितनी बॉडी आपकी डिस्प्लेस करी, तो आपको करना क्या है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो फाइनल मेरे पास कौन है, आप बोलेंगे सर फाइनल बी है। इनिशियल कौन है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर इनिशियल ए है। तो किस में से किसको माइनस करूं, आप बोलेंगे सर फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, यानी बी में से ए को माइनस करेंगे। मैं बोलूंगा बेटा बी में से ए को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि आर बी में से माइनस करेंगे, किसको, आर ए को। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, मैंने आपके सामने फॉर्मूला बना के दिखाया। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन रहा है डी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर है आर बी माइनस आर ए के। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा दी। डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब डी, फिर इस इक्वल टू लगा हुआ है तो आपने भी लिख दिया डिस्प्लेसमेंट इज द, अच्छा दो वेक्टर्स को आपने माइनस किया हुआ है, आप देखो ना बीच में लिखा हुआ है माइनस, किस किस को माइनस किया हुआ है। आप बोलेंगे सर एक लिखा हुआ है आर बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बी, और एक लिखा हुआ है आर ए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए। तो ये मेंशन किया हुआ है आपके सामने कि डिस्प्लेसमेंट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर ए, और ये इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो आपने बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, वेक्टर के टर्म में डेफिनेशन पढ़ ली। इन डेफिनेशंस को देखने के बाद अब मैं इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी आप लोगों से शेयर करता रहूंगा और पूछता रहूंगा, और आप लोग मुझे जवाब देते रहेंगे। ये फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है, तमाम लोग इस एमसीक्यू को देखिए और जवाब मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है, अपने पास सॉल्व कीजिए और देखिए इसका जवाब क्या होगा। आपके सामने एमसीक्यू नजर आ रहा था बेटा, एमसीक्यू में कहा क्या गया, एमसीक्यू में कह रहा है अ मैन गोज 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, आपसे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकाली जाए, मैं पहले आंसर तो आपसे शेयर करूं कि इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो 5 है। अब आप सोचेंगे सर करेक्ट आंसर इसका 5 कैसे है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेटा मेरे पास इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया डायरेक्शंस को, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ आता है, साउथ हमेशा नीचे की तरफ आता है, वेस्ट लेफ्ट साइड की तरफ आता है, और ईस्ट राइट हैंड साइड पे आता है। उसने आपसे कहा क्या, जरा देखते हैं। उससे कहा मैन गोज 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी 4 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ईस्ट कहाँ पर है, आप बोलेंगे सर ईस्ट राइट साइड पर है, तो पहले ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो मैंने लिख के दिखाया 4 किलोमीटर। फिर आपसे उसने कहा 3 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ से नॉर्थ नीचे की तरफ है या नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो आप डेफिनेटली मुझे ये कहेंगे कि सर नॉर्थ ऊपर की तरफ है, यानी 3 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ चला गया, तो ये रहा 3 किलोमीटर। उसने मुझे कहा कि आप क्या निकाल के दिखाइए, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो आप पढ़कर आए हो ना, डिस्प्लेसमेंट आपने क्या पढ़ा है, आप बोलेंगे यस सर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। अब जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां पे एंड हुआ है, यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ये रहा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो बेटा अब तो आप इतने तो जीनियस हो, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, एच स्क्वायर यानी एच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। बेटा बेस की वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है वो यहाँ पे क्या है, तो आप यकीनन मुझे जवाब देंगे सर वैल्यू नजर आ रही है मुझे बेस की 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की नजर आ रही है 3 स्क्वायर। बेटा स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 25, और 25 का रूट लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 किलोमीटर। तो एमसीक्यू मैंने करना सिखाया, एमसीक्यू बड़ा आसान सा था, लेकिन इसमें लॉजिक लग रही थी, लॉजिक तक आपको पहुंचना जरूरी था। तो आपने पहले एमसीक्यू सॉल्व किया, हो सकता है आपको सॉल्व करना ना आ रहा हो, आप मिस्टेक कर रहे हो इसमें। ये एमसीक्यू देखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा अगले एमसीक्यू की तरफ, अगले एमसीक्यू की तरफ प्रोसीड करते हैं। बेटा अगला एमसीक्यू देखिए और मुझे जवाब बताइए इसका जवाब क्या होगा। अब देखो आपसे सवाल में कहा क्या गया, सवाल में वो कह रहा है अ मैन गोज 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है एंड देन रिटर्न, यानी एक बंदा नॉर्थ का मतलब अगर मैं डायरेक्शन बना के दिखाऊं तो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर, और यहाँ से फिर वो वापसी भी आ रहा है। तो आपसे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जो इसका जवाब सोच रहे होंगे, वो जवाब सोच रहे होंगे सर इसका जवाब होगा 8 किलोमीटर, लेकिन इसका करेक्ट जवाब बेटा है ऑप्शन नंबर डी, यानी नो डिस्प्लेसमेंट। अब आप हैरान जरूर होंगे सर नो डिस्प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ नो डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर कैसे। देखो आपके पास बॉडी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आपकी बॉडी ने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो नॉर्थ की तरफ गई, मैंने आपके सामने मेंशन किया ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। बेटा ड्यू नॉर्थ का मतलब होता है एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, मतलब होता है ना आप किसी को बोलते हो भाई नाक की सीध में बिल्कुल सीधा जाना है, तो वैसे ही ड्यू नॉर्थ का मतलब स्ट्रेट, एग्जैक्टली स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, आप नॉर्थ की डायरेक्शन में गए। नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने के बाद बेटा
अब यहाँ से आप वापसी भी आ गए, उसने कहा ना एंड देन रिटर्न, आप वापसी आए हो, ये बात उसने मेंशन की हुई है कि आप यहाँ से वापसी भी आए। तो मैंने वापसी के लिए बना के दिखाया कि पहले आप ऊपर की तरफ गए 4 किलोमीटर, यहाँ से अब आप वापसी आ गए, नीचे येलो कलर से एरो बना दिया, ये भी 4 किलोमीटर। अब आप देखो जहां से स्टार्ट हुए हो वहीं पे एंड कर रहे हो, यानी एक हो गया मेरे पास, यही पॉइंट हो गया मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट, और यही मेरे पास हो गया टर्मिनेटिंग पॉइंट जहां पे आपने एंड किया। तो मेरे पास दो तरह के पॉइंट हो गए, एक हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एक हो गया टर्मिनेटिंग पॉइंट, और इत्तेफाक से दोनों के दोनों पॉइंट सेम है। इसका मतलब आपने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरा क्या, नो डिस्प्लेसमेंट। इन एमसीक्यूज को देखने के बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब भी आप पढ़ते हो तो आपके सामने एक लफ्ज आता है स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। अच्छा ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर दूं बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है आपकी बॉडी कितने टाइम में, इसको आप बोलते हैं बेटा स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला भी देखेंगे। मैंने उससे पहले लिखा वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो, जहां पे सिर्फ डिस्टेंस आ रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। यानी अच्छा रेट का मतलब होता क्या है बेटा, रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर दो, वो रेट कहलाता है। मैं अगर टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड करूंगा तो वो चीज मेरे पास कहलाएगी रेट। अब उसने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस लगा दिया, तो डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे तो बेटा ये चीज मेरे पास कहलाएगी कौन, स्पीड कहलाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास बन गया, मैं फॉर्मूला आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा दोनों के अगर यूनिट्स की बात, सॉरी क्वांटिटीज की बात करूं, तो मेरे पास स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर यूज हो रहा है, तो स्पीड भी मेरे पास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो वेलोसिटी नजर आ रहा है, ये वेलोसिटी भी मेरे पास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखने के बाद मैंने इसका यूनिट आपको शो कर दिया कि भाई इसका जो यूनिट है मेरे पास, वो यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। तो अब आपने बात करी स्पीड और वेलोसिटी की, स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब वही न्यूमेरिकल सवाल आपके सामने आया एमसीक्यू, जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब सवाल देखिए और मुझे सजेस्ट कीजिए इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि आपसे कहा गया स्पीड निकालिए, मैं स्पीड का फॉर्मूला आपको बताऊं। बेटा स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला आपके सामने, तो सोचने में आपको आसानी होगी। सोचिए और मुझे जवाब बताइए इसका जवाब क्या होगा। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो आंसर सजेस्ट कर रहे हो वो ऑप्शन नंबर ए कर रहे हो कि सर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, लेकिन इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसका करेक्ट जवाब क्या है, अच्छा ये भी मिस्टेक है। करेक्ट जवाब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी है। ये भी मिस्टेक हुई हुई है मुझसे, ऑप्शन नंबर सी नहीं है बल्कि ऑप्शन नंबर बी है। अब कैसे है क्या है जरा बात को समझिएगा। देखो मैंने पहले डायग्राम बना दिया आपके सामने, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। उसने कहा मैन गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4 किलोमीटर ईस्ट की, 4 किलोमीटर ईस्ट का मतलब ये कि आपकी बॉडी राइट हैंड साइड पे ईस्ट की तरफ गई। मैंने मेंशन कर दिया 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर क्या लिखा हुआ है, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 3 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाया और इसको लिख के दिखाया कि भाई आपकी बॉडी 3 किलोमीटर नॉर्थ चले गई। उसने मांगा क्या है, उसने आपसे मांगा स्पीड। देखो स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। अब आप क्या कर रहे होगे गलती, आपने बोला होगा सर ये पाथ ये लाइन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो हम ये निकालेंगे। भाई ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट थोड़ी मांगा है, उसने तो स्पीड मांगी है, और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस तो कौन सा पाथ होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस जो इसने कवर किया बेटा, डिस्टेंस पहले इसने कवर किया कितना, 4, फिर इसने कवर किया बेटा कितना, 3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके बाद। आप बोलेंगे यस सर पहले 4 था फिर 3 है, यानी जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा 4 + 3। तो डिस्टेंस आप निकालोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 7 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब आपने बेटा डिस्टेंस की जगह पे रखा 7, नीचे टाइम लिखा हुआ नजर आ रहा है। टाइम मुझे कितना दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर टाइम दे रहा है 5 आवर, तो टाइम की जगह पे मैंने 5 लिख दिया। अब 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो 7 को 5 से डिवाइड करने की टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, मैं आज फिर आपको दोबारा सिखाता हूँ। कभी भी किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से डिवाइड करना हो, आप उस नंबर को बेटा खामोशी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 को 5 से डिवाइड करना है ना, आप डिवाइड नहीं करना, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो 7 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा होगा मेरे पास 14, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.4। यानी 5 से डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बता रहा था, जैसे लिखा हुआ है ना 7/5। डिवाइड करना है, आप डिवाइड नहीं करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से,
2 को 7 से करोगे, 2 7 जा 14, लास्ट का एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 1.4 आ जाएगा। तो आपने आंसर मेंशन किया, करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.4 किलोमीटर पर आवर। इसी बात को फिर मजीद आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने वही सवाल मैंने लिखा हुआ है, अब मुझे इसका जवाब सजेस्ट कीजिए, इसका जवाब क्या होगा जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है इसका। तो अब तो ये सवाल आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि आपसे कहा हुआ है कि वेलोसिटी निकालिए। आप बोलेंगे सर अब हम गलती करने का चांस हमारा कम हो गया, क्योंकि आपसे बोला है वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैंने मेंशन करके दिखाया। वेलोसिटी का फॉर्मूला है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना बता रहा है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल सकते हैं। वैसे इसका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप ऑप्शन ए कैसे करेक्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। याद है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आपकी बॉडी 4 किलोमीटर ईस्ट गई, 3 किलोमीटर नॉर्थ गई, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट तो निकाल के आ चुके हो। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 5 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा 5। नीचे टाइम भी आपको दे रहा है, ये रहा टाइम प्रोवाइड कर रहा है, टाइम भी 5 है, तो आपने ऊपर भी 5 रखा, नीचे भी 5 रखा। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बेटा, जब आप देखो, अब आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी। अब यही सारी बातें देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपके सामने हेडिंग लगाई टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में कौन कौन सी वेलोसिटी की टाइप्स है, एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊं। बेटा एक लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपकी बॉडी हर सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अगर सेम हो, लेट सपोज वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड जैसे ही स्टार्ट हुआ है वो सेम स्पीड से मूव करता हुआ जा रहा है। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब ये होता है कि वो 5 मीटर कवर करेगा हर एक सेकंड में, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने वेलोसिटी की वैल्यू लिखी है आपके सामने 5, तो 5 वैल्यू का मतलब ये है कि बेटा हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकंड, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो डेफिनेशन पढ़ो जरा, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल टाइम में, तो वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल अगर हो। और अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन पढ़ लो जरा क्या लिखी हुई है। इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वेलोसिटी को आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पे अगर चेंज होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। देखो इंस्टेंटेनियस के लफ्ज का मतलब, इंस्टेंटेनियस में जो लफ्ज एक नजर आ रहा है, इसमें से अगर मैं एक वर्ड को हाईलाइट करूं तो ये लफ्ज है इंस्टेंट। इंस्टेंट के लफ्ज का मतलब होता है पर्टिकुलर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंस्टेंट का वर्ड आ रहा है, इंस्टेंट के लफ्ज का मतलब होता है पर्टिकुलर। लेट सपोज आप हो, आपने भागना शुरू किया, आप रेस्ट से स्टार्ट हुए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने भागना शुरू किया, आप भागते भागते अपने आपने अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाई, और आपकी स्पीड लेट सपोज हो गई आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, आप बहुत तेज भागे, आपकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने हाईलाइट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप 0 से 10 डायरेक्ट नहीं पहुंचे, इसके दरमियान हो सकता है 0 के बाद 2 हुई हो, फिर 4 हुई हो, फिर 6। अब मैं आपसे अगर एग्जैक्टली बोलूं, बेटा मुझे बताओ 3 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी थर्ड सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी। आपने मुझे कहा सर थर्ड सेकंड पे मेरी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। ये जो मैंने वेलोसिटी निकाली है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाली है, तो अगर मैं वेलोसिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालूंगा तो वो जो वेलोसिटी है बेटा, वो वेलोसिटी कहलाएगी मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई अगर आपसे बोले ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेफिनेशन पढ़िएगा जरा क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन में लिखा है इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करी। वेलोसिटी की टाइप में बेटा मजीद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज नजर आ रही है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जबकि एवरेज स्पीड को देखने के बाद बेटा,
मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है एवरेज वेलोसिटी का। तो अब आपसे अगर बोलूं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बिल्कुल सही कहा। अब क्योंकि आगे मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको, आगे एमसीक्यूज में आएंगे, एवरेज स्पीड निकालने को बोलेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोलेगा। तो जैसे जैसे मैं चीजें आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं एमसीक्यूज भी आपको कराता जा रहा हूँ। बेटा उन एमसीक्यूज की तरफ भी मैं आपके सामने आऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक एमसीक्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जरा एमसीक्यू देखिएगा और एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सजेस्ट कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ये रहा एमसीक्यू मेरे पास। एमसीक्यू में कहा क्या गया, अच्छा एमसीक्यू में फॉर्मूला मैंने आपको कुछ और दिखाया, एमसीक्यू कुछ और दिया, जानबूझ के मैंने ऐसा किया। अब सवाल में आपसे बोल रहा है अ कार स्टार्ट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है 30 एंड इट टचेस इट्स डेस्टिनी एट 80 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 80। कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। देखो उसने क्योंकि दी ही उसने क्योंकि बेटा दी हुई एमसीक्यू में वेलोसिटी है और एवरेज निकालने का तरीका। देखो किसी भी नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना हो ना, सपोज करो मुझे वेलोसिटी का एवरेज चाहिए, एवरेज का लिखने का तरीका होता है उसके ऊपर बार लगा देते हो। तो एवरेज निकालने का तरीका होता है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो इनिशियल कितनी है, इनिशियल है 30। फाइनल कितनी है सर, फाइनल है 80, डिवाइड करना है 2 से। 80 में 30 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 110, और 110 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 55 मीटर पर सेकंड। यानी जिसको एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 55 मीटर पर सेकंड। तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही एमसीक्यू आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम हो। तो मैंने जानबूझ के फॉर्मूले पहले कुछ और पढ़ाए, फिर फॉर्मूला कोई और सा लगवाया। अब जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यू आप तमाम लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस एमसीक्यू को देखने के बाद बेटा अगला एमसीक्यू देखिए और इसका जवाब सजेस्ट कीजिए, इसका जवाब क्या हो सकता है। उसने कहा आपसे इफ अ बॉडी मूव 4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। आपकी एक बॉडी है जो स्टार्ट हुई और वो 4 मीटर लेफ्ट की तरफ जा रही है, मैंने बना के दिखाया कि 4 मीटर वो लेफ्ट की तरफ आई। फिर क्या कहा, देन इट मूव 12 मीटर टुवर्ड्स राइट, और अब वो यहीं से 12 मीटर राइट की तरफ जा रही है। इस तरीके से मैंने लाइन एरो बना के दिखाया कि 12 मीटर राइट पे जा रही है। ये हो गया 12 मीटर राइट पे जाने का। अब आपसे कहा गया अच्छा कितने सेकंड्स में जा रही है, तो टाइम उसने हाईलाइट कर दिया। टाइम उसने आपको बता दिया 4 सेकंड, तो मुझे टाइम मिल गया टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। अच्छा बोल क्या रहा है मुझे बताइए, क्या उसने कहा कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखिए या शॉर्ट करके सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, एक ही बात है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ जहां से स्टार्ट हुआ है जहां पे एंड हुआ है, यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ, क्या ये नहीं बनेगा जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। आप बोलेंगे सर बनना तो यही चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ। भाई जहां से स्टार्ट हुआ है बेशक वो कहीं पे भी गया हो, आपको सिर्फ ये देखना है जहां पे स्टार्ट हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है, यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये होगा। अब ये अगर चाहिए तो अब आप क्या काम करोगे, पूरा जो हिस्सा बड़ा वाला लार्जर वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है वो 12 मीटर, इस लार्जर में से अगर एक स्मॉलर वाले को माइनस करोगे, 12 मीटर में से 4 मीटर को माइनस करोगे, तो क्या ये ब्लू वाला नहीं मिल सकता। ब्लू वाले की डिस्टेंस आपको मिल जाएगा ना, ब्लू वाले का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। यानी अब आप क्या काम करोगे, आप ये काम करोगे बेटा 12 में से 4 को माइनस करोगे, 12 में से 4 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। बेटा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो करेक्ट जवाब कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और करेक्ट जवाब 2 मीटर पर सेकेंड होने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपने लगाया, करेक्ट जवाब हो गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये डी है भी क्या, तो अगर ना याद रहे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए तो मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, डी मेरे पास कहला रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इस तरह का एमसीक्यू आपके बाद मैं और फिर दोबारा शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यू आप समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट एमसीक्यू देखो तो उसका सही आंसर फिर मुझे सजेस्ट करना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो इस एमसीक्यू के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये रहा अगला एमसीक्यू, इस एमसीक्यू को देखिए और समझिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो बेटा एमसीक्यू में आपसे कहा गया इफ अ बॉडी मूव 8 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, आपकी बॉडी 8 मीटर लेफ्ट की तरफ आ रही है। मैंने इसको हाईलाइट किया, जहां से स्टार्ट हुआ यहाँ से 8 मीटर वो लेफ्ट की तरफ आ गई। फिर उसने कहा देन इट मूव 4 मीटर टुवर्ड्स राइट। अब यहीं से वो 4 मीटर राइट की तरफ चली गई।
मैंने 4 मीटर राइट बनाना चाहा, ये आ गया 4 मीटर राइट। अब आपसे बोल रहा है क्या बता दीजिए एवरेज वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर आप रखते हैं डिस्प्लेसमेंट और नीचे आप रखते हैं टाइम, यानी ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा नीचे टाइम आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, जहां से स्टार्ट किया है जहां पे एंड किया है, यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ, और यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ जो मुझे नजर आ रहा है बेटा, वो नजर आ रहा है कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 8 में से 4 को माइनस कीजिए, जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको नजर आएगा 4 मीटर। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा 4, नीचे टाइम की जगह पे भी आ जाएगा 4, क्योंकि टाइम आपको 4 सेकंड दे रहा था। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, टाइम 4 सेकंड दे रहा था, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 मीटर पर सेकंड, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकंड। तो गलती नहीं कीजिए बेटा, गलती आप लोग कर रहे हो कि कुछ और आंसर सजेस्ट कर रहे हो, कि तो करेक्ट आंसर सजेस्ट करना चाहिए। इसी एमसीक्यू को देखते हुए एक और मेरे पास एमसीक्यू मौजूद है, और ये से थोड़ा सा ट्रिकी है, तो कोशिश कीजिएगा सही आंसर तक आप पहुंच सको। ये रहा अगला एमसीक्यू, एमसीक्यू को देखिए और सोचिए समझिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो एमसीक्यू में क्या सजेस्ट किया गया जरा देखते हैं। इफ अ बॉडी मूव 4 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, आपकी बॉडी बेटा 4 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो 4 मीटर है, 4 किलोमीटर बोल दिया मैंने, 4 मीटर लेफ्ट की तरफ आई। फिर क्या बोला यार है, देन इट मूव 12 मीटर टुवर्ड्स राइट, अब वो यहाँ से 12 मीटर राइट की तरफ जा रही है, तो मैंने 12 मीटर राइट की तरफ एरो बना दिया। अच्छा उसने मांगा क्या आपसे, उसने कहा भाई उसको लगे जाने में 4 सेकंड, तो टाइम मिल गया मुझे 4 सेकंड, लेकिन उसने इस बार स्पीड मांगी है बेटा, वेलोसिटी नहीं मांगी। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, यहाँ पे डिस्टेंस आता है। बेटा डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कहलाता है एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ कितना कवर किया इसने, तो आप बोलेंगे सर पहले इसने कवर किया 4 मीटर, फिर इसने कवर किया 12 मीटर। आप में से जो लोग ये बोलोगे ना सर हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, वो बात गलत है, क्योंकि आपको तो डिस्टेंस, स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है। तो डिस्टेंस बेटा इसने जो टोटल कवर किया है वो इसका डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर प्लस 12 मीटर, तो दोनों को प्लस करोगे तो डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 16 मीटर। तो आपने डिस्टेंस को हाईलाइट किया बेटा, डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा 16, टाइम की जगह पे कितना आएगा, टाइम की जगह पे आएगा 4, 4 1 4, 4 4 16, तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी 4 मीटर पर सेकंड। टॉपिक को मजीद अब आगे प्रोसीड करेंगे। देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी हो गई, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया। अब जो टॉपिक मुझे नजर आ रहा है, टॉपिक का नाम है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा हुआ, डेफिनेशन याद होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपने लिख के दिखाया कि भाई वेलोसिटी का चेंज अगर उसको टाइम से डिवाइड करते हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के बाद बेटा यूनिट मैंने लिख के दिखाया, यूनिट लिखा हुआ मीटर फॉर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की कुछ बेसिक बातें हो गई। एक्सेलरेशन की जब भी आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन की भी टाइप्स होती हैं, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या जीरो एक्सेलरेशन है। देखो एक्सेलरेशन है क्या, पहले ये बताओगे मुझे आप, एक्सेलरेशन है क्या, तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन कहलाती है वेलोसिटी में चेंज। अगर बेटा वो वेलोसिटी में चेंज बिल्कुल यूनिफॉर्म आएगा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि पहले आपकी वेलोसिटी जीरो, जीरो के बाद 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। हर बार वेलोसिटी में बताओ चेंज कितने का आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है 2 का, 4 से 2 तक भी चेंज आया कितने का, 2 का, 6 से 4 तक भी चेंज कितने का आया, 2 का। इसका मतलब अगर आप चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालोगे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी में सेम चेंज आएगा, तो वो कहलाएगी मेरे पास कौन सी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन हो रही है वो हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं आपको बता रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, अगर वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल पे इक्वल चेंज आए। पढ़ो जरा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाएगी, कब कहलाएगी, इफ equal amount of change of velocity is produced in equal interval of time। यानी इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वेलोसिटी को बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इक्वल ना हो,
इक्वल ना होने का मतलब क्या है, आपने 0 से स्टार्ट किया, एक पॉइंट पे वेलोसिटी हुई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, अगले पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई आपके 6 मीटर पर सेकेंड, अगले पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकेंड। जरा चेंज बताइएगा, 2 से 0 तक चेंज आया 2 मीटर पर सेकेंड का, 6 से 2 तक चेंज आया 4 मीटर पर सेकेंड का, 18 से 6 तक चेंज आया 12 मीटर पर सेकेंड का। हर बार जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि कौन सी एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी वेलोसिटी में अगर इक्वल चेंज ना आए तो वो कहलाएगी मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं अगर आपको बोल, डेफिनेशन पढ़ो जरा, डेफिनेशन क्या लिखी है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी कब, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में प्रोड्यूस ना हो इक्वल डिस्प्लेस इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। आप इतनी मुश्किल मुश्किल डेफिनेशन याद नहीं करो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में बैठा लो। इतनी मुश्किल डेफिनेशन याद करोगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। देखो दो तरह की एक्सेलरेशन है, एक है मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होती। बस इतनी सी बात याद कर लो कि इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आगे आपसे बोल रहा है बेटा, मैंने जो तीसरी डेफिनेशन लिखी हुई आपके सामने, ये कहला रही है जीरो एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज ही ना हो तो वो जीरो एक्सेलरेशन कहलाएगा। डेफिनेशन पढ़ो जरा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी जीरो। आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो कहलाएगी इफ देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो एक्सेलरेशन है ही क्या, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको बताया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब उसने कहा एक्सेलरेशन जीरो है, तो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब कि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही। एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तीन तरह की एक्सेलरेशन की टाइप्स आ गई। एक्सेलरेशन की इन तीन तरह की टाइप्स को देखने के बाद हो सकता है आपके जहन में जब सवाल आ रहा हो, सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों की दोनों एक्सेलरेशन को मैं डिस्कस करूंगा अभी। आगे जाके इन मतलब इन बातों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, फिर उन ग्राफ की मदद से मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताऊंगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ उन ग्राफ की तरफ। अब मैंने आपके सामने ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जरा किसके दरम्यान बना रहा हूँ देखिएगा जरा। मैंने आपके सामने लिखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर मैं ग्राफ इसका इस तरीके से बना दूं, इस ग्राफ को जरा पढ़ना सीखिएगा। अगर ग्राफ पढ़ना आ गया तो आप फिर बहुत जीनियस है, आपको समझो फिजिक्स समझ में आ रही है। इस ग्राफ को पढ़ो। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ये ग्राफ ये बोल रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही, डिस्प्लेसमेंट आपकी अपनी जगह पे सेम है। तो ग्राफ तो आपको ये बता रहा है भाई आपके डिस्प्लेसमेंट सेम है। यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी आपने स्टार्ट किया 0 पॉइंट से, 0 पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप 2 पॉइंट पर आ गए, 2 पॉइंट पर पहुंच गए, यानी जहां पे वैल्यू 2 मीटर। अब आपका टाइम तो बढ़ रहा है, ग्राफ पे देखो ना टाइम की वैल्यू बढ़ते जा रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, यानी डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पे रुका हुआ है। एक ही जगह पे रुके हुए होने का मतलब क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज वो 2 मीटर पे रुक गया, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर पे रुक गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। आगे ना बढ़ने का मतलब है कि ये ग्राफ वेलोसिटी को शो ही नहीं कर रहा। ये ग्राफ जो शो कर रहा है बेटा, वो ग्राफ रेस्ट को शो कर रहा है। रेस्ट को शो क्यों कर रहा है, मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ कि आपकी बॉडी का टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। मतलब आपने 0 से स्टार्ट किया, लेकिन 0 से स्टार्ट करने के बाद आप 2 पे रुक गए, 2 से आप आगे जा ही नहीं रहे क्योंकि 2 पे पॉइंट रुका हुआ है, तो ये ग्राफ गलत बना हुआ है। तो आज के बाद से बेटा अगर आप ग्राफ बनाओ, देखो मैं ग्राफ आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, हो सकता है पहला ग्राफ है मुश्किल लगे आपको, लेकिन ग्राफ तो आपको समझने हैं। आज के बाद से बेटा अगर आप ग्राफ बनाओगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, तो ये जो ग्राफ बनता है ये इंक्रीजिंग स्लोप में बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ को पढ़ो जरा क्या है। इस ग्राफ के मुताबिक देखो पहले टाइम कम है तो डिस्प्लेसमेंट कम नजर आ रहा है, बाद में टाइम बढ़ गया, टाइम की वैल्यू बढ़ा दी तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। इसका मतलब सर ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा बेटा कैसी लाइन बनेगी, स्लोप लाइन बनेगी। तो ये मैंने आपको बात बताई।
अब यही सेम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैं किसके दरमियान बना रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैंने ये ग्राफ बनाया है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर आप बनाओगे बेटा, तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, जरा इस ग्राफ को पढ़ते हैं। देखो इस ग्राफ के मुताबिक हर पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू नजर आ रही है। मतलब हर पॉइंट पे टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम की वैल्यू देखो राइट साइड पे बढ़ती भी जा रही है। पहले टाइम कम होगा, फिर टाइम ज्यादा होगा, फिर टाइम और ज्यादा होगा। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी की हर पॉइंट पे वैल्यू लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, तो ग्राफ हमेशा कैसी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेटा ये बातें जरा ग्राफ अब आपको सीखने हैं, ग्राफ अब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फिजिक्स में पेपर में आते नहीं थे, तो हम लोगों ने आमतौर पे हो सकता है पढ़े भी ना हो, और अगर पढ़े भी होंगे तो याद नहीं किए होंगे, क्योंकि हम वही चीज याद करते हैं जो सिर्फ पेपर में आती है। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बनाओगे तो इंक्रीजिंग स्लोप में बनेगा, और अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ वेलोसिटी टाइम के दरमियान बनाओगे तो ये ग्राफ बेटा कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगा। मैंने अब आपके सामने लिखा है बेटा क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर आप ग्राफ बनाओगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, मैंने अब ग्राफ बनाना चाहा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ये जो ग्राफ बनेगा, अगर तो ग्राफ आप स्ट्रेट बना दोगे तो ये गलत है, क्योंकि ये तो शो कर रहा है टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये तो रेस्ट को शो करता है, ये ग्राफ होगा ही नहीं। इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दोगे तो ग्राफ सेम हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये भी नहीं बनेगा। बेटा इसका जो ग्राफ बनता है वो रैंडम कर्व बनता है, कोई सा भी कर्व हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यानी रैंडम कर्व का मतलब क्या है कि अब आप देखो किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब कभी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, कभी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, यानी वेलोसिटी जो है वो कैसी नजर आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नजर आ रही है। अब आप अगर ग्राफ बनाओगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, अब अगर आप ग्राफ इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दे, लेट्स सपोज मैंने इसका ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन, तो ये ग्राफ तो गलत हो गया बेटा। गलत क्यों हो गया, अब ये ग्राफ शो कर रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी सेम है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि मैं जो वेलोसिटी पढ़ रहा हूँ वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है, ग्राफ इस तरह की लाइन बननी चाहिए। अब इस ग्राफ को पढ़ो ना आप, इस ग्राफ को अगर आपको पढ़ना आ गया, मैंने ग्राफ को मार्क किया, पहले टाइम कम है तो वेलोसिटी कम नजर आ रही है, बाद में टाइम ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा नजर आ रही है। यानी अगर आप टाइम चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। तो बेटा पहले तो ये चार ग्राफ आप याद करो, क्योंकि चार ग्राफ मुझे इसके बाद और पढ़ाने हैं आपको, तो पहले ये चार ग्राफ याद करो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ वेलोसिटी टाइम, ये याद करा पहले आपने। फिर आप याद करोगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर आप याद करोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ वेलोसिटी टाइम। इन ग्राफ्स को देखने के बाद ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने शेयर किए, अब सेम ग्राफ बेटा एक्सेलरेशन के भी बनेंगे, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं ग्राफ को आपकी आसानी के लिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपके सामने जहां वेलोसिटी नजर आ रहा है वहां काट के एक्सेलरेशन कर दो, जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी है वहां एक्सेलरेशन। देखो जहां वेलोसिटी नजर आ रहा है वहां पे कर दो एक्सेलरेशन, जहां डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है वहां पे वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी नजर आ रहा है वहां पे एक्सेलरेशन। तो आपको ग्राफ बेटा याद नहीं करने पड़ेंगे, तो ये अगर मतलब चार ग्राफ याद करोगे तो चार ग्राफ खुद ब खुद याद हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, जहां वेलोसिटी है वहां एक्सेलरेशन कर दो, जहां डिस्प्लेसमेंट वहां वेलोसिटी, और जहां वेलोसिटी वहां पे एक्सेलरेशन। तो मैं ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि फिर ये मेरी बात अभी आपको समझ में आ जाए और आपको फिर याद रहे। ये चार आपने याद किया, और चार के बाद फिर खुद ब खुद चार याद हो जाएंगे आपको। तो देख लेते हैं ग्राफ्स। ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। हाँ बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमेशा स्लोप बनेगा, आपने स्लोप बना के दिखा दिया। अब यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन टाइम। अब इस ग्राफ को भी देखो पढ़ो, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इस ग्राफ को अगर आप देखोगे, इस ग्राफ में आपको क्या बात समझाई जा रही है कि सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। 3 पॉइंट मार्क किए ना मैंने, 1 2 3, ये रहे 1 2 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट पे टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही, एक्सेलरेशन सेम है, यानी एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये जो लाइन बनेगी बेटा, ये लाइन बनेगी कैसी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ग्राफ नजर आ रहा है मुझे कैसा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ वही रैंडम कर्व बन जाएगा जो मैंने बना के दिखाया।
क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कभी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी कम बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज कभी ज्यादा कभी कम, तो ये हर पॉइंट आपको रैंडम शो करके दिखा रहा है। और जबकि ये ग्राफ बना हुआ है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन टाइम इंक्रीजिंग स्लोप में बना हुआ है। अब इस ग्राफ को भी पढ़ लो, पहले टाइम कम है तो एक्सेलरेशन कम, बाद में टाइम ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। अगर आपने टाइम बढ़ाया तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन कहला रही है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहला रही है। तो हो सकता है ग्राफ आपको बेटा मुश्किल लग रहे हो, और ये मुश्किल है भी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता तो फिर ये भी आपको आसान लगते, लेकिन ग्राफ पढ़ने में अगर मुश्किल हो रही है तो आपको ग्राफ बेटा समझ के याद करके ड्रॉ करने पड़ेंगे, अपने पास रफ में ड्रॉ कर लेना, ताकि ड्रॉ करोगे तो प्रैक्टिस होगी तो फिर आदत बनेगी। और 4 ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाया, फिर उन 4 की मदद से मजीद 4 आप ग्राफ बना सकते हो। इन ग्राफ को बेटा देखने के बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, बात को आगे प्रोसीड करते हैं। मेरे सामने दो तरह के ग्राफ नजर आ रहे हैं, ये ग्राफ मैं आपके सामने हाईलाइट कर दूं। बेटा एक नजर आ रहा है एक्सेलरेशन का, और एक नजर आ रहा है डीसेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मैं एक्सेलरेशन के लफ्ज का मतलब भी आपको बता दूं। अच्छा ग्राफ में ये मिस्टेक भी है, ये भी सही कर दें। ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अच्छा एक ग्राफ है एक्सेलरेशन, तो बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब दोनों ग्राफ को जरा पढ़ना सीखना, पढ़ना आना चाहिए बेटा, मैं बार बार आपको ग्राफ पढ़ना सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है, जैसे जैसे आपने राइट एक्स एक्सिस पे टाइम को बढ़ाया वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ी। लेकिन इस वाले ग्राफ में आप देखो, जब टाइम कम है तो वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है, जब टाइम आपके पास आपने बढ़ा दिया, टाइम बढ़ाया, तो आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी अगर टाइम बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है एक ग्राफ में, वो इंक्रीजिंग स्लोप में। और डिक्रीजिंग स्लोप में क्या है कि टाइम बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी बढ़े तो बेटा आज के बाद से उसको बोलोगे एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, और अगर वेलोसिटी कम हो तो क्या कहलाएगा, डीसेलरेशन कहलाएगा। और डीसेलरेशन का दूसरा नाम मुझे नजर आ रहा है क्या, रिटार्डेशन। यानी डीसेलरेशन का जो दूसरा नाम है वो है मेरे पास रिटार्डेशन। अब इन्हीं एक्सेलरेशन के नाम लिखे हैं, अगर वेलोसिटी बढ़े तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो बेटा तो वो कहलाएगा मेरे पास कौन सी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बेटा ग्राफ से भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं कि एक्सेलरेशन कौन कौन सी तरह की हो सकती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन कहलाएगी बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। बेटा इस इन ग्राफ्स को देखने के बाद अगला जो टॉप अगली जो बातें मेरे पास वो मुझे देखनी है। अब ये ग्राफ मेरे सामने नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट मैंने मार्क किए हुए हैं, पॉइंट ABCD। अब कौन सा पॉइंट किसको शो कर रहा है, जरा इस बात को पढ़ना सीखना है। ये बात अगर आपको पढ़ना आ गई तो बहुत सारी बातें आपको और समझ में आएंगी। बेटा लाइन AB को देखो, लाइन AB किसको शो कर रही है, लाइन AB। तो आप बोलेंगे सर लाइन AB में क्या हो रहा है, लाइन AB को गौर से देखो। लाइन AB पे अगर मैं पॉइंट्स को मार्क करूं तो आपका टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी ये जो वेलोसिटी नजर आ रही है बेटा, ये वेलोसिटी क्या रहेगी मेरे पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब चूंकि ये ग्राफ आप पढ़ कर आए हुए हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब आपको याद ही नहीं होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा आपको ग्राफ पहले याद करने पड़ेंगे। मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो, ये रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। अगर मैं बनाऊंगा किसके दरमियान, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग स्लोप में। तो वहां पे भी तो यही ग्राफ बना हुआ था, यहाँ देखिए ग्राफ में। अब आप देखो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बना हुआ है वो ऐसे ही तो बना हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग स्लोप में, यानी ये बता रहा है कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद आपको बेटा नजर आ रहा है लाइन BC, बी से लेकर सी तक अगर आप एक बात पे गौर करो, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। अगर वेलोसिटी सेम होती है तो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस हो गया कि बी से सी तक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, और वेलोसिटी सेम होने का मतलब ये जो वेलोसिटी कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और इत्तेफाक की बात, अगर आपकी वेलोसिटी सेम हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये तो कॉमन बात हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, कि अगर आपकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, आपकी जो एक्सेलरेशन होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जीरो है।
क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। भाई यूनिफॉर्म का लफ्ज ही क्या बता रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैंने हाईलाइट कर दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन। मतलब ग्राफ के अंदर एक जो लाइन नजर आ रही है, ये एक ही लाइन मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजों को शो कर रहा है। ग्राफ ए, लाइन ए भी दो चीजों को शो कर रही है, लाइन बी सी दो चीजों को शो कर रही है। अब लाइन सी डी को जरा देखिए, मैं लाइन सी डी के पास आ गया। बेटा लाइन सी डी पे अगर आप गौर से देखो तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। भाई सी पे वेलोसिटी ज्यादा नजर आ रही है, और जैसे जैसे सी से आप डी की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे आप देखो वाई एक्सिस पे वैल्यू कम होती जा रही है, और वाई एक्सिस पे वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी कम होना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, ऊपर की तरफ जा रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जबकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी डिक्रीज होती भी नजर आ रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो वो कहलाती है मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, बल्कि वो कहलाएगी मेरे पास यूनिफॉर्म डीसेलेरेशन। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा कर आया, डीसेलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का कम होना। तो ये डीसेलेरेशन डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी को शो करेगा। जबकि पॉइंट डी, बेटा पॉइंट डी को अगर आप गौर से देखो तो पॉइंट डी पे आप एक्स एक्सिस पे खड़े हुए हो, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है, यानी पॉइंट डी पे ये ओरिजिन वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है जो मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी ही नहीं है। आपकी वेलोसिटी कम होते 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 पॉइंट डी पे जीरो हो गई, यानी डी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। और अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गई इसका मतलब आपकी बॉडी मूव ही नहीं करी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब आपकी जो बॉडी है बेटा किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो ये मैंने ग्राफ को देख के ग्राफ को सीखना मतलब ग्राफ को पढ़ना सिखाया, ग्राफ को हाईलाइट करना सिखाया कि कौन सा ग्राफ किसको शो करेगा, आप कैसे पहचान सकते हो और किसको कैसे लिख सकते हो। तो हो सकता है ये बातें आपको मुश्किल भी लग रही हो, लेकिन बेटा अब आपका काम है, जब आप लेक्चर सुनोगे, लेक्चर आपने सुना, और लेक्चर सुनने के बाद आप जब इन ग्राफ्स को पहले याद करना कि ग्राफ में कौन सी चीज कैसी होती है। जब एक दफा ग्राफ याद हो जाए तो फिर ये आपको पॉइंट्स लाइन बनाना भी आ जाएगी, कौन सी लाइन किसको शो कर रहा है। तो यहाँ पहुंच के आप लेक्चर को होल्ड करेंगे, मतलब यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे।